दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जिन लोगों को इंग्लिश रीड करने में या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में या फिर वर्ड मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप सीखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे मैं बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कारपेंटर्स कैमल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ लिखा है कारपेंटर, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है का, की, के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का वहाँ प्रयोग किया जाता है। कैमल का मतलब ऊँट, और जो कारपेंटर है कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, और ये एपोस्ट्रोफी एस तो क्या हो जाएगा? बढ़ई का, कैमल ऊँट। तो क्या अर्थ हुआ? द कारपेंटर्स कैमल, बढ़ई का ऊँट। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ही ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सम टाइम अगो देयर लिव्ड आ कारपेंटर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है LIVE, लिव का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? सम टाइम अगो मतलब कुछ समय पहले देयर लिव्ड ए कारपेंटर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए विलेज। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ समय पहले एक बढ़ई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। आगे देखिए, वंस ही लॉस्ट हिज एक्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LOSE दोस्तों इसको लूज़ पढ़ते हैं, और ये फर्स्ट फॉर्म है। लूज़ का मतलब होता है खोना, गंवाना, और ये सेकंड फॉर्म है LOST। तो यदि आप चाहें तो आप इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों को नोट कर लीजिए। और मीनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। LOSE लूज़ मतलब खोना, गंवाना, और ये सेकंड फॉर्म। और दोस्तों AXE, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके वर्ड मीनिंग को ज़रूर नोट किया कीजिए, क्योंकि जब आप वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे तो इससे आपको इंग्लिश सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ही लॉस्ट हिज एक्स मतलब एक बार उसकी कुल्हाड़ी खो गई। सो इसलिए ही बोरोड मनी फ्रॉम सम पीपल टू बाय अ न्यू एक्स। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा आप जानते ही हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, BORROW। देखिए बोरो का मतलब होता है कुछ भी उधार लेना, और इसमें ED जुड़ गया तो ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए, ही मतलब उसने, बोरोड मनी उसने पैसे उधार लिए, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम सम पीपल, सम मतलब कुछ लोगों से। किस लिए लिए? टू बाय खरीदने के लिए, अ न्यू एक्स एक नई कुल्हाड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सो ही बोरोड मनी फ्रॉम सम पीपल टू बाय अ न्यू एक्स। इसलिए उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए एक नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए। आगे देखिए, बट वॉट एवर मनी he had borrowed
गॉट स्पेंट इन बाइंग फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स फॉर द फैमिली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए ऊपर अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट के कई एग्जांपल्स देखे और ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। सबसे पहले आप समझिए पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, खाया था, पिया था, इस तरह के जो भी वाक्य हैं जहाँ पर पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और दोस्तों आप इस बात को ज़रूर नोट करें कि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आपको हैड का ही यूज़ करना है यदि आप पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं। और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है, BORROW। और इसका देखो दोस्तों यहाँ पर आपने इस वर्ड को देखा था बोरोड। अब आप सोचेंगे यहाँ ये सेकंड फॉर्म थी, यहाँ थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये सेकंड फॉर्म भी है और साथ में ये थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का है। जैसे मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या निकला। बट लेकिन वॉट एवर मनी ही हैड बोरोड, क्या अर्थ हुआ इसका? लेकिन वॉट एवर मतलब जो भी पैसे उसने उधार लिए थे, गॉट स्पेंट। दोस्तों इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए गेट स्पेंट का मतलब होता है खर्च हो जाना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट स्पेंट। खर्च हो गए इन बाइंग फूड, खाने को खरीदने में, एंड अदर यूजफुल थिंग्स, दूसरी काम की चीज़ों को, अदर यूजफुल थिंग्स और दूसरी काम की चीज़ें, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट वॉट एवर मनी ही हैड बोरोड गॉट स्पेंट इन बाइंग फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स फॉर द फैमिली। मतलब क्या हुआ कि लेकिन जो भी पैसे उसने उधार लिए थे वो खाना खरीदने और दूसरे काम की चीज़ें खरीदने के लिए, परिवार के लिए दूसरे काम की चीज़ें खरीदने में वो खर्च हो गए। चलिए आगे देखिए। एंड अगेन, और फिर दोबारा, ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, टू बाय द एग्स, कुल्हाड़ी खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए। Since he could never return his borrowed money due to poverty, the villagers could not understand the रीज़न बिहाइंड हिज नेवर एंडिंग पॉवर्टी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया, तो आप इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। कुड का यूज़ जब करते हैं जब वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो किसी भी पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह कैसे आप पहचानेंगे, तो आप वाक्य की टेल पर देख लीजिए। ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई आएगा, वहाँ कुड का यूज़ किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकला? सीन्स का मतलब क्योंकि, ही कुड नेवर रिटर्न हिज बोरोड मनी। और बोरोड को तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने मज़े की बात है, यहाँ आपने देखा बोरोड सेकंड फॉर्म था, एक जगह थर्ड फॉर्म है, उसके अलावा आप देखिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो दोस्तों इस बात को भी आप ज़रूर समझिए कि कई बार एक शब्द जो है वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपने देखा कि ये जो शब्द था इसने सेकंड फॉर्म का भी काम किया, थर्ड फॉर्म का भी काम किया, और यहाँ पर आकर इसको एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव भी है। और बोरोड का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। बोरोड का मतलब होता है उधार ली हुई वस्तु को बोरोड कहा जाता है। तो बोरोड मनी का अर्थ हुआ उधार लिए गए पैसे। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ निकलेगा? सीन्स क्योंकि, ही कुड नेवर रिटर्न हिज बोरोड मनी, क्योंकि वह अपने उधार लिए हुए पैसों को कभी वापस नहीं कर पाया, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। दोस्तों ड्यू टू मतलब की वजह से, गरीबी की वजह से। द विलेजर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे। विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामीण, या कह सकते हैं गांव वाले। तो जो ग्रामीण थे, गांव वाले थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सके, द रीज़न, कारण, बिहाइंड हिज नेवर एंडिंग पॉवर्टी, मतलब उसकी जो नेवर एंडिंग का मतलब आप इसे नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। कभी भी ना ख़त्म होने वाले को नेवर एंडिंग कहते हैं। नेवर एंडिंग पॉवर्टी मतलब कभी भी ना ख़त्म होने वाली गरीबी या फिर निर्धनता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि वह कभी भी अपने उधार लिए हुए पैसों को वो लौटा नहीं पाया गरीबी के कारण, तो जो गांव वाले थे
वो ये नहीं समझ पाए कि रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसकी कभी भी ना ख़त्म होने वाली जो गरीबी है उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं समझ पाए। चलिए अब आगे देखिए आप। फेड अप विद हिज कॉन्टीन्यूस माइजरी। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, माइजरी नाउन है जिसका अर्थ होता है दयनीयता, गरीबी, और फेड अप मतलब परेशान होना। फेड अप विद हिज कॉन्टीन्यूस माइजरी मतलब अपनी लगातार गरीबी से परेशान होकर द कारपेंटर डिसाइडेड, डिसाइड मतलब फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। मतलब अपनी लगातार गरीबी से परेशान होकर द कारपेंटर डिसाइडेड का जो बढ़ई था उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू ट्राई हिज लक कि वो अपने लक को, लक मतलब भाग्य, कि वो अपने भाग्य को आजमाएगा इन द सिटी, शहर में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो अपने मतलब अपने लगातार जो गरीबी थी उससे परेशान होकर जो बढ़ई था उसने फैसला किया कि वो अपने भाग्य को आजमाएगा शहर में। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट वो चला गया। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, और लेफ्ट का मतलब होता है लीव की सेकंड फॉर्म है। पहले आप लीव के मतलब, लीव की स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, LEAVE लीव, इसे लीव बोलेंगे, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो लीव का मतलब होता है जाना, निकलना, रवाना होना, छोड़ देना, कई सारे मतलब होते हैं, और सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ, ही लेफ्ट फॉर द सिटी, वह शहर के लिए निकल गया। एज ही वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, और दोस्तों क्रॉस का मतलब होता है पार करना। जब वह एक जंगल को पार कर रहा था, ही सॉ उसने देखा, और दोस्तों सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, ही सॉ उसने देखा, आ शी कैमल, और दोस्तों शी कैमल का मतलब है ऊँटनी, विद हर यंग वन अपने बच्चे के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एज ही वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट मतलब जब वह जंगल को पार कर रहा था, ही सॉ अ शी कैमल विद हर यंगर वन, उसने एक ऊँटनी को अपने बच्चे के साथ देखा। दे हैड बीन सेपरेटेड, दोस्तों सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर कैरावन, दोस्तों कैरावन का मतलब होता है काफिला, और काफिला क्या होता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो पशु वगैरह होते हैं वो चलते हैं, उसे कैरावन कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर कैरावन मतलब वो अपनी काफिले से अलग हो चुके थे। चलिए आगे देखिए। बीइंग आ काइंड फेलो द कारपेंटर डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ देम। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों इसे आप नोट कीजिए, BEING, बीइंग का मतलब होता है होना या किसी नाते होना, और काइंड फेलो का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। तो क्या अर्थ हुआ, बीइंग ए काइंड फेलो मतलब एक दयालु व्यक्ति होने के नाते, द कारपेंटर डिसाइडेड बढ़ई ने फैसला किया, टू टेक केयर ऑफ देम। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बढ़ई ने फैसला किया कि वह उनका ध्यान रखेगा। ही वेंट बैक टू हिज विलेज विद देम, दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो बैक मतलब वापस जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही वेंट बैक टू हिज विलेज विद देम मतलब वह विद देम मतलब उनके साथ अपने गाँव वापस चला गया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ देम, और टेक केयर मतलब देखभाल करना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या अर्थ हुआ, ही टुक ग्रेट केयर ऑफ देम मतलब उसने उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की, बहुत अच्छे से उसने उनका केयर किया, देखभाल की। नाउ अब द विलेजर्स हु यूज्ड टू थिंक दैट द कारपेंटर वॉज लेजी एंड देयरफॉर पुअर बिगेन टू अप्रिशिएट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड काइंडनेस। दोस्तों लंबा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ। अब देखिए क्या अर्थ हुआ, नाउ ऑफ द विलेजर्स हु यूज टू थिंक, दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यूज टू का प्रयोग जब करते हैं, जब हम पास्ट में किसी भी आदत को दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि नाउ अब द विलेजर्स हु यूज टू थिंक दैट द कारपेंटर वॉज लेजी एंड देयरफॉर पुअर, मतलब अब जो गांव वाले हु यूज टू थिंक जो सोचा करते थे कि जो बढ़ई है वॉज लेजी वो आलसी है, एंड देयरफॉर पुअर और इस कारण वो गरीब है, बिगेन टू अप्रिशिएट हिम अब वो उसकी तारीफ़ करने लगे। अप्रिशिएट का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, अब वो उसकी तारीफ़ करने लगे। फॉर हिज हार्ड वर्क उसकी मेहनत के लिए, एंड काइंडनेस और उसके दयालुता के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो गांव वाले थे जो ये सोचा करते थे कि जो बढ़ई है वो आलसी है और यही कारण है देयरफॉर पुअर मतलब इसी कारण वो गरीब है, अब वो उसकी तारीफ़ करने लगे उसके हार्ड वर्क, उसकी मेहनत और उसकी दयालुता के लिए। चलिए
चलिए अब आगे देखिए। आ ब्लैक स्मिथ ऑल्सो हेल्प्ड हिम बाय गिविंग एन एक्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए यदि आप मीनिंग को नहीं जानते हैं। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, और एक लोहार ने ब्लैक स्मिथ ऑल्सो हेल्प्ड हिम बाय गिविंग एन एक्स, मतलब एक लोहार ने भी, ऑल्सो मतलब भी, मतलब एक लोहार ने भी उसे एक कुल्हाड़ी देकर उसकी मदद की। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द कारपेंटर वुड कट वुड। अब जो कारपेंटर था, बड़ा ही था, वुड कट वुड इन द जंगल, वो जंगल में लकड़ी काटता, विद द एक्स कुल्हाड़ी से, वाइल जबकि हिज कैमल्स उसके जो ऊँट थे, वुड ईट ग्रास वो घास खाते, एंड लीव्स और पत्ते खाते देर वहाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब जो कारपेंटर था, बढ़ई था, वो जंगल में लकड़ी काटता अपनी कुल्हाड़ी से, जबकि जो उसके ऊँट थे वो वहाँ घास और पत्ते खाते। ही वुड मेक वुडन आर्टिकल्स। दोस्तों वुडन आर्टिकल का मतलब है लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को वुडन आर्टिकल कहा जाता है। अब वो क्या करता है कि वो लकड़ियों के आइटम बनाता, वुडन आर्टिकल्स बनाता, एंड सिंपल फर्नीचर और जो सादा जो फर्नीचर्स होते हैं उसको बनाता, विद द वुड लकड़ी से, एंड सेल देम और उनको बेच देता, सेल देम ऑफ इन एक्सचेंज फॉर फूड एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब वो क्या करता, मतलब कि लकड़ी से बने हुए जो आइटम थे, आर्टिकल्स थे, उनको बनाता, और जो फर्नीचर उनको बनाता लकड़ी से, और उनको बेच देता किस चीज़ के बदले, इन एक्सचेंज ऑफ का मतलब होता है बदले, इन एक्सचेंज, खाने और जो दूसरे घर की चीज़ें होती हैं उसके बदले वो उनको बेच देता। तो दोस्तों इस चीज़ आप समझ ही होंगे इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, जो भी लकड़ी के सामान, उसे वो बेच देता खाने और किस चीज़ के बदले, उसके बदले में उसको भोजन मिल जाता, और जो दूसरी जो घरेलू सामान होते हैं उसके बदले वो मतलब वो अदला बदली कर लेता। और दोस्तों आप जानते ही होंगे पुराने समय में जब करेंसी का यूज़ नहीं होता था पैसों का, तो अक्सर जो काम वगैरह करने वाले होते थे तो वो इस तरह से काम करते थे, और उनको बदले में लोग जो है वो अनाज वगैरह दे देते थे। चलिए आगे देखिए। एज द टाइम पास्ट, और जैसे जैसे समय गुजरा, द यंग कैमल ग्रू इनटू अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम कैमल। ये जो छोटा कैमल था, और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो ऊँटनी का बच्चा था उसी के बारे में बात हो रही है। जो यंग कैमल था मतलब छोटा ऊँट था, ग्रू वो बड़ा हो गया, इनटू अ बिग स्ट्रॉन्ग एक बड़े मजबूत और हैंडसम कैमल में, मतलब वो एक बहुत सुंदर और एक मजबूत जो वो ऊँट बन गया। आगे देखिए। द कारपेंटर डेकोरेटेड इट। डेकोरेट का मतलब सजाना, और कारपेंटर ने उसको सजाया, एंड प्लेस्ड अ ब्यूटीफुल वुडन प्लैंक्विन ऑन इट्स बैक। मतलब जो क्या हुआ कि जो कारपेंटर ने उसको सजाया और प्लेस मतलब रख देना, और उसने एक सुंदर सी ब्यूटीफुल लकड़ी की पैलिंक्विन का मतलब था दोस्तों पालकी, और उसने क्या करा, पैलिंक्विन ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर उसने एक सुंदर लकड़ी की पालकी को रख दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी कहानी को प्रभावी रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऊँट है और ये जो व्यक्ति है वो अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है इसके ऊपर। और देखिए दोस्तों ये है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पैलिंक्विन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पालकी। चलिए अब आगे देखिए। एंड वैन ही एंड हिज फैमिली रोड ऑन इट। और दोस्तों राइड का मतलब सवारी करना, सेकेंड फॉर्म रोड। तो क्या अर्थ हुआ, और जब वह और उसका परिवार इस पर सवारी करते, द विलेजर्स बिकेम जेलस। जो गांव वाले थे बिकेम जेलस, वो क्या थे, वो मतलब उसे ईर्ष्या करने लगते, मतलब वो जलने लगते। सम ऑफ दैम कमेंटेड। कमेंट का मतलब टिप्पणी करना, उनमें से जो कुछ लोग थे वो टिप्पणी करते, लुक देखो, हाउ प्राउडली ही इज़ राइडिंग बिफोर अस। दोस्तों प्राउडली का मतलब होता है गर्व से, घमंड से, अहंकार से। तो जो उनमें से कुछ थे वो कमेंट करते, मतलब वो क्या करते, वो टिप्पणी करते कि देखो, हाउ प्राउडली ही इज़ राइडिंग बिफोर अस ऑन द बैक ऑफ द कैमल विद हिज फैमिली। वो क्या बोलते कि देखो कि ही इज़ राइडिंग बिफोर अस, मतलब कि वह कितने घमंड से, गर्व से हमारे सामने सवारी कर रहा है, ऑन द बैक ऑफ द कैमल विद हिज फैमिली, मतलब कि ऊँट की पीठ पर अपने परिवार के साथ वो कितने घमंड से सवारी कर रहा है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उनमें से जो मतलब जो लोग जलते थे, जो उनमें से कुछ लोग थे वो टिप्पणी करते कि देखो कि ये कितने गर्व से, घमंड से हमारे सामने अपने परिवार के साथ अपने मतलब इस ऊँट की पीठ पर सवारी कर रहा है। हैज़ ही फॉरगॉटन
हाउ ही यूज टू बोरो मनी फ्रॉम अस टू फीड हिज फैमिली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हैज़ या हैव को पहले मेंशन किया जाता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। फॉरगेट मतलब भूलना, और ये थर्ड फॉर्म का नोट कर लीजिए फॉरगॉटन। तो इस पूरा लाइन का यहाँ से क्या मतलब हुआ, आगे वो क्या कहते हैं, हैज़ ही फॉरगॉटन, क्या वे भूल गया है। हाउ ही यूज टू बोरो मनी फ्रॉम अस, कि वे कैसे हमसे पैसे उधार लेता था। टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए। और दोस्तों फीड मतलब खिलाना। तो जो जाहिर सी बात है, जो कुछ लोग जो जलते थे गांव वाले, वो क्या कहते हैं कि भाई देखो क्या ये भूल चुका है कि ये कैसे हमसे पैसे लेता था अपने परिवार को खिलाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द कारपेंटर हु वॉज ए हम्बल फेलो। और दोस्तों हम्बल का मतलब होता है विनम्र, आप इसे नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। और जो कारपेंटर था मतलब जो बढ़ई था, हु वॉज अ हम्बल फेलो, जो एक विनम्र व्यक्ति था, वुड हियर दीज कमेंट्स साइलेंटली विदाउट रिएक्टिंग। दोस्तों साइलेंटली का मतलब खामोशी से, और विदाउट रिएक्टिंग का मतलब होता है बिना रिएक्ट किए। और दोस्तों रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। तो विदाउट रिएक्टिंग हो गया बिना प्रतिक्रिया किए। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द कारपेंटर हु वॉज ए हम्बल फेलो, मतलब जो बढ़ई था, जो कि एक विनम्र व्यक्ति था, वुड हियर दीज कमेंट्स, वह हियर मतलब सुनना, वह इन टिप्पणियों को सुनता, साइलेंटली खामोशी से, विदाउट रिएक्टिंग मतलब बिना प्रतिक्रिया किए वो इन चीज़ों को खामोशी से सुनता। आगे देखिए, ही वुड ऑफन टेक द विलेज चिल्ड्रन फॉर ए कैमल राइड। दोस्तों ऑफन मतलब होता है अक्सर, मतलब ही वुड ऑफन टेक मतलब ले जाना, मतलब वह अक्सर ले जाता द विलेज चिल्ड्रन, गांव के बच्चों को, फॉर अ कैमल राइड मतलब ऊँट की। और दोस्तों कैमल राइड का मतलब था ऊँट की सवारी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वुड ऑफन टेक द विलेज चिल्ड्रन फॉर अ कैमल राइड मतलब वह अक्सर गाँव के बच्चों को ऊँट की सवारी के लिए ले जाता। आगे देखिए, वन डे एक दिन, हिज कैमल मैट आ शी कैमल। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन हिज कैमल मैट आ शी कैमल मतलब एक दिन उसका ऊँट एक ऊँटनी से मिला, इन द जंगल, जंगल में, एंड ब्रॉट हर विद हिम, और उसको ले आया, ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, और उसको ले आया विद हिम अपने साथ, टू द कारपेंटर्स हट मतलब कि बढ़ई की झोंपड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसका ऊँट एक ऊँटनी से मिला, जंगल में एक ऊँटनी से मिला, और उसे वो अपने साथ बढ़ई के घर, बढ़ई की झोंपड़ी पर ले आया। द कारपेंटर एंड हिज फैमिली वेलकम्ड द शी कैमल। दोस्तों वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। वेलकम वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना होगा, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वागत करना, और सेकंड फॉर्म है वेलकम्ड। तो क्या अर्थ हुआ, द कारपेंटर एंड हिज फैमिली वेलकम्ड द शी कैमल एज देयर न्यू फैमिली मेम्बर। तो क्या अर्थ हुआ कि बढ़ई और उसके परिवार ने ऊँटनी का स्वागत किया, एज देयर न्यू फैमिली मेम्बर मतलब अपने एक नए परिवार के सदस्य के रूप में उसका उन्होंने स्वागत किया। चलिए आगे देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ, द शी कैमल गेव बर्थ, जो ऊँटनी थी, गेव बर्थ उसने जन्म दिया, टू यंग कैमल्स उसने छोटे बच्चों को, ऊँट मतलब कि ऊँट के बच्चों को उसने जन्म दिया। एज द कैमल कपल एक्सपेंडेड इट्स फैमिली, और जो ये कैमल कपल था मतलब ये जो जोड़ा था ऊँटों का, एक्सपेंडेड उन्होंने बढ़ाया, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना उन्होंने बढ़ाया, इट्स फैमिली मतलब अपने परिवार को। द कारपेंटर स्टार्टेड सेलिंग द कैमल मिल्क, जो कारपेंटर था, जो बढ़ई था, स्टार्टेड सेलिंग द कैमल मिल्क, वो क्या करने लगा, सेल मतलब बेचना, वो ऊँट के मतलब कैमल मिल्क जो ऊँट का जो दूध होता है उसको बेचने लगा। एंड ट्रेडिंग द यंग कैमल्स, और वो क्या था, व्यापार करने लगा। यंग कैमल्स मतलब जो छोटे जो ऊँटों के बच्चे थे उनका वो व्यापार करने लगा। चलिए आगे देखिए, ही वॉज नो मोर अ कारपेंटर नाउ मतलब अब वह बढ़ई नहीं रहा।
पीपल बिगेन टू नो हिम। और दोस्तों बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और सेकंड फॉर्म बिगिन, तो क्या अर्थ हुआ, पीपल बिगेन टू नो हिम एज ए केमल ट्रेडर। और क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि जो लोग थे वो उसको एक ऊंट व्यापारी के रूप में जानने लगे। ही वॉज नाउ अ रिच मैन, अब वह एक अमीर आदमी था। लिविंग इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में रहता हुआ। सराउंडेड बाई मैनी सर्वेंट्स, मतलब कि जो कि घिरा हुआ था कई नौकरों से, ऐसे घर में वो रहने लगा। बट लेकिन स्टिल, और दोस्तों स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी, इसे नोट कर लीजिए, स्टिल मतलब अभी भी या फिर भी, बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही वॉज ए काइंड एंड केयरिंग फेलो, उसके बावजूद भी वो क्या था, अभी भी वो एक दयालु और एक केयरिंग फेलो मतलब एक ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। ही लव्ड एंड केयर्ड फॉर ऑल हिज कैमल्स वेल, और वो जो क्या था वो अपने सभी ऊँटों का बहुत अच्छे से देखभाल करता था। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, अ जेलस विलेजर स्टॉप्ड हिम, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। एक दिन जो जेलस का मतलब जलने वाला, ईर्ष्यालु, एक जो ईर्ष्यालु जो विलेजर था, गांव वाला था, स्टॉप्ड हिम, उसने उसे रोक लिया। वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जब वो लौट रहा था, फ्रॉम द एनिमल मार्केट, मतलब पशुओं की मार्केट से, बाजार से, विद हिज कैमल्स, अपने ऊँटों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो एक जेलस विलेजर था, जेलस का मतलब हो गया ईर्ष्या करने वाला, चिढ़ने वाला, जलने वाला, जो एक ईर्ष्या करने वाला जो गाँव वाला था, विलेजर था, ग्रामीण था, उसने उसको रोक दिया। वाइल मतलब जिस दौरान, ही वॉज रिटर्निंग, वो लौट रहा था, फ्रॉम द एनिमल मार्केट, पशुओं के मार्केट से, बाजार से, विद हिज कैमल्स, अपने ऊँटों के साथ। आगे देखिए, डियर फ्रेंड मतलब प्यारे दोस्त, इट फील्स सो नाइस, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है, टू सी योर मैनी कैमल्स, आपके बहुत सारे ऊँटों को देखकर। सेड द कनिंग विलेजर, मतलब इस कनिंग का मतलब था धूर्त, चालाक, मतलब इस चालाक, ये जो विलेजर था, गांव वाला, तो उसने कहा कि दोस्त आपके इतने सारे, मतलब इतने ऊँटों को देख के बहुत खुशी होती है। बट लेकिन समटाइम्स, लेकिन कई बार, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वॉट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ यू लूज़ एनी ऑफ देम, यदि आप इनमें से किसी को गंवा दो। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, आस्क्ड द कारपेंटर, बड़े ने पूछा, इन आ बिविल्डर्ड टोन। दोस्तों बिविल्डर्ड का मतलब होता है एक घबराई हुई, व्याकुल, मतलब उसने बोला कि भाई क्या होगा यदि आप इनमें से किसी को खो दो। तो जो कारपेंटर था, बड़ा ही था, उसने क्या कहा, व्हाट डू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, आस्क्ड द कारपेंटर ने बिविल्डर्ड टोन, उसने एक बड़ी ही मतलब एक डरी हुई आवाज़ में, कह सकते हैं एक व्याकुल आवाज़ में उसने पूछा कारपेंटर ने कि आपका क्या मतलब है। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो कहानी है वो थोड़ी सी लंबी है, और मैं कल कोशिश करूँगा कि कल दोपहर को मैं ये जो इसका सेकंड पार्ट है उसको मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।